राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मध्य प्रदेश में पंचायतें हो रही सशक्त। भारत की प्राचीनतम लोकतांत्रिक परंपराओं में से एक पंचायत व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की मजबूत इकाई है। ग्रामीण विकास, शासन प्रशासन, सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंधन से लेकर सांस्कृतिक संरक्षण तक अहम भूमिका निभाने वाली पंचायतें मोदी सरकार में और अधिक सशक्त, स्वावलंबी बनकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रही हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज का उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन, विकसित भारत के संकल्प और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना है। पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट किया, लिखा कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार करने में पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की सशक्त आधारभूत इकाई है। जन भागीदारी, पारदर्शिता, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर पंचायत, सशक्त पंचायत, समृद्ध मध्य प्रदेश का संकल्प स्थानीय स्वशासन, डिजिटल सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। महिला भागीदारी बढ़ाने का संकल्प के साथ ही ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। पंचायतों में 50% से ज्यादा प्रतिनिधि महिलाएं हैं, जो ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था जन भागीदारी की वह सशक्त धारा है जो लोकतंत्र को सींचती है। गांव की चौपाल से लेकर विकास के बड़े संकल्प तक हर निर्णय में जनता की सहभागिता ही असली लोकतंत्र है। सशक्त पंचायत, समृद्ध मध्य प्रदेश का लक्ष्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत कर ग्रामीण विकास को गति देना है। मध्य प्रदेश सरकार पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर, डिजिटल रूप से सक्षम और जवाबदेह बनाने के लिए काम कर रही है, जिसमें सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के विकास कार्य कराने का और करने का अधिकार है। यह अभियान आत्मनिर्भर पंचायत, समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ ग्रामीण भारत को मजबूत कर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में यह दिन ग्रामीण विकास को नई दिशा देने और सशक्तिकरण के संकल्प को दोहराने का अवसर है। तो आज पंचायती राज दिवस है, जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में भी 23,000 से ज्यादा पंचायतें हैं जो कि काम कर रही हैं और प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। तो मध्य प्रदेश के विकास में ग्राम पंचायतें अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ माया विश्वकर्मा जी सरपंच हैं, जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन नरेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिजिटल एडिटर विजय नंदन यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में विजय नंदन जी से करूंगा। विजय नंदन जी, पंचायती राज को लेकर अगर हम बात करें तो 1993 में पूरे देश में लागू होता है, लेकिन ये जो परिकल्पना थी, क्योंकि पंचायतें पहले भी काम कर रही थी, तब कैसे काम किया जा रहा था और कैसे देश के विकास में ये अपनी भागीदारी निभा रही थी, कहां से ये विचार आया और कैसे ये व्यवस्था देश में फिर लागू की गई? अभिजीत, पंचायती राज दिवस की सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आपने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से भारत में फलीभूत हुई, तो मैं आपको इसके बहुत पीछे लेके जाता हूँ कि भारत में पंचायती राज का जो जिक्र है वो वैदिक काल से है। मौर्य काल में भी इसका जिक्र है, उधर आगे आए तो बौद्ध काल में भी है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। तो पंचायती राज जो है, ग्राम पंचायत और गांव की जो व्यवस्था है वो, या लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, वो भारत के डीएनए में देखी जा सकती है। यानी पंच से, सरपंच से सांसद, मंत्री, विधायक की ये लाइन तैयार होती है। और सबसे बड़ी जो पाठशाला है लोकतंत्र की वो है पंचायत हमारी। पंचायत से ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। अभी आपको मैं बताऊं कि भारत में 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो सरपंच रहे और वो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, वो सरपंच रहे थे और आज देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री हैं। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है, इसकी जो परिकल्पना थी देश के आज़ादी के बाद, जो गांधी जी का ग्राम स्वराज जो विचार था, उसी पर देश में मंथन शुरू हुआ
और उसके बाद ये 1857 में राजस्थान के नागौर में पहली बार जो है वो इसकी शुरुआत हुई। इसको मुकम्मल रूप से 1993 में 92 में 73वें संविधान संशोधन कर इसको व्यवस्था में जोड़ा गया और उसके बाद ये देश भर में लागू हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सिर्फ पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए सिर्फ कहने का नहीं है। बाकी जैसे डे हम मनाते हैं या दिवस मनाते हैं वो है, लेकिन पंचायती राज दिवस बेहद सार्थक है। इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है माया जी, पंचायतें देश के विकास में, प्रदेश के विकास में कितनी अहम भूमिका निभा रही हैं? सभी को नमस्कार और आज बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को आज पंचायती राज दिवस की। और ये बड़ा मौका है कि महिलाओं को भी थोड़ा मौका मिल रहा है पंचायत की तरफ से बोलने का। मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत मेहरा गांव में। हमारी जो पंचायत है वो महिला समरस पंचायत है जिसमें सभी महिलाएं निर्विरोध सरपंच हैं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि ये हमारे नरसिंहपुर जिले का सबसे पिछड़ा गांव, सबसे आखिरी गांव है, सीमा पर है। और यहाँ पर जो महिलाएं जो कर दिखा रही हैं वो वास्तव में बहुत अच्छा एक संदेश है हमारे भोपाल तक के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि चौपाल से भोपाल पहुंचना हो तो शायद पंचायतें बहुत अच्छा एक स्कूल जैसा नर्सरी अभी आपने बताया तो वो करती हैं। तो अभी काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं पंचायतों में। मैं कहना चाहूँगी कि बिजली पहले बहुत कम ऐसे दूर दराज गांव में पहुंच पाती थी, आज सभी पंचायतों में लगभग बिजली है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वाईफाई की सुविधा है, जिससे ग्रामीण लोगों को जो कस्बे तक की दूरी तय करनी पड़ती थी वो आज गांव में उपलब्ध है। और उसके साथ साथ और भी अन्य जो बैंकिंग का काम है, किसानों का काम है, वो भी ग्राम पंचायत से काफ़ी हद तक हो जाता है। तो सुविधा के उसमें कहें तो काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। लेकिन इसके विषय में एक दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पहले का जिस तरह से आपने इतना पूर्व में जाके पंचायतों के विषय में बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं पहले की पंचायतों की जो मूलभूत सुविधाएं होती थी वो मुझे लगता है वो जो फाउंडेशन लेवल की मैं बात करूं कि सरकारी स्कूल जो होते थे पंचायतों के पहले वो बहुत ही अच्छे होते थे, शिक्षक बहुत ईमानदार होते थे, जो बच्चे जो पढ़ते थे वो वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से 5वीं 8वीं में सीख जाते थे। और आज जब सरकारी स्कूलों की मैं हालत देखती हूँ तो मुझे खुद तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे गांव में मैं सरपंच होकर अपना स्कूल नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि वो विभाग और कुछ तो इसमें परेशानियां हैं, तो कुछ इसके प्रो और कॉन्स दोनों हैं। क्योंकि हम जब पंचायत में जब सशक्तिकरण की बात करते हैं तो शिक्षा से ही सशक्तिकरण होता है, और वो भी ऐसी शिक्षा जिसमें सभी चीज़ों के बारे में बताया जाए, सिखाया जाए, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो जलवायु हो, चाहे पानी हो, चाहे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी ग्राम पंचायतें काफ़ी आगे आई हैं, लेकिन यदि मैं पीएचसी की बात करूं तो डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है, ट्रेन स्टाफ की भी बहुत भारी कमी है। ठीक है नरेंद्र सिंह राजपूत जी, देखिए अधिकारों को लेकर बात की जा रही है। पहले हम देखते थे कि गांव का जो मुखिया होता था, त्रिस्तरीय पंचायत का जब ये पूरा मॉडल नहीं आया था तो गांव का मुखिया उसके पास जो अधिकार होते थे वो खुद निर्णय ले लेता था। लेकिन अभी पंचायतें काम बहुत अच्छा कर रही है, प्रदेश के विकास में भागीदारी निभा रही है, लेकिन अधिकार कुछ हद तक सीमित हो गए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम सभी को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की मेरी और मेरे संगठन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि पंचायत जो हैं यदि सशक्त रहेंगी तो आगे का प्रशासन भी सशक्त रहेगा। जैसा कि आपने कहा कि पहले मुखिया पे पावर हुआ करते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आज की स्थिति में पंचायतों को इतना सशक्त कर दिया है श्रीमान जी कि यदि पंचायत के प्रतिनिधि या कर्मचारी ये पंचायत एक्ट के हिसाब से चलते हैं तो मेरे हिसाब से कोई काम ऐसा मुश्किल नहीं है। जैसा आदरणीय विश्वकर्मा मैडम ने कहा कि स्कूलों की व्यवस्था, मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, सरपंच को पर्याप्त अधिकार है, आप अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाए इस पे आप रख सकते हैं। एक चीज जरूर बताना चाहूंगा आपको
आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर जिस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है, महिलाएं आगे आ रही हैं अपने अधिकारों के प्रति, और पंचायत ने जो उनको शक्तियां दी हैं उनका सदुपयोग करें। उनका सदुपयोग करते हुए हम ग्राम विकास में योगदान दे सकते हैं। और मैं आपको निश्चित ही बताना चाहूंगा कि मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यह निश्चित ही तभी कारगर होगा जब पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, सभी को साथ लेकर चलेंगी। पंचायतें विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर पंचायत, आत्मनिर्भर भारत, ये तभी संभव होगा जब हमारे जनप्रतिनिधि और कर्मचारी हम जैसे पंचायत राज अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करें। हम पंचायतों में क्या कर रहे हैं, शासन ने हमें क्या मांगा गया, शासन यदि हमारे प्रस्ताव पर विचार नहीं करता है तो हम, माननीय सरपंच महोदय यहाँ बैठी हैं, हमें अधिकार है हम उसे ऊपर प्रेषित करें कि पंचायत ने, ग्राम सभा ने ये प्रस्ताव पारित किया। तो क्या लेकिन ये कह सकते कि अधिकार की कमी नहीं, सिर्फ जानकारी का अभाव है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा आपको, जानकारी का अभाव है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं अभिजीत जी, ये जो हमें दिया गया है, हम पंचायत एक्ट का अध्ययन करें। वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं हमारे, ये स्वयं बता सकते हैं कि यदि हम पंचायत एक्ट के हिसाब से चलेंगे तो आप अतिक्रमण हटा सकते हैं, आपको बाजारों का विनियमन प्रबंधन करने का अधिकार है, नल जल टैक्स वसूल रहे हैं आप, वो पंचायत का आर्थिक विकास का आधार है। आप यदि पंचायतों में पूर्व की, आपको मैं बताना चाहूंगा, पूर्व में पंचायत क्षेत्र में यदि वेयर हाउस या मैरिज गार्डन हुआ करते थे तो पंचायत को या सरपंच को 1 रुपया भी टैक्स अदा नहीं किया जाता था। लेकिन आज की स्थिति में श्रीमान जी, पंचायतों को 2-2 लाख रुपए मैरिज गार्डन और वेयर हाउस से टैक्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे डॉक्टर भूपेंद्र जी? जी नमस्कार सबको। पंचायती राज दिवस की बधाई पुनः देते हुए, देखिए क्या है, लोकतंत्र की बेसिक इकाई अगर है तो ग्राम सभा है। और जिस तरह से पूर्व में भी बताया गया, तो इस तरह से कहा जाए कि देश की अगर आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा है तो वो ग्राम सभा में है, वो ग्राम पंचायत में भी है। और जिस तरह से 73वां संशोधन 1992 में हुआ, उसके तहत ग्राम पंचायत को एक नया आयाम दिया और एक नई गति प्रदान की गई, जिसके तहत आप अपने चौपाल से अपने समाज को किस तरह से, अपने नगर को या अपने गाँव को बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक निर्णायक भूमिका लिए एक संवैधानिक अधिकार दिया, जिसमें महत्वपूर्ण थी 50% की भागीदारी महिलाओं की। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर महिलाएं निश्चित रूप से, अगर बेसिकली रूप से ना हो तो वो समाज व्यवस्थित और सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। लेकिन आज हम इस आईटी के युग में चल रहे हैं और सारी चीज़ों को इंटरनेट से कई सोसाइटियों को, जो ग्राम सभाएं उनको किया गया है और डिजिटाइजेशन किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ से समस्याएं भी बहुत हैं। लेकिन जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अधिकार की जानकारी होना ये एक अच्छी बात है और उनका उपयोग करना, लेकिन कहाँ तक कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण का अधिकार, जो विकेंद्रीकरण किए गए हैं उनके तहत पंचायतों को दिए तो गए हैं, लेकिन साथ में अफसरशाही का कितना हस्तक्षेप है ये भी सबसे हुआ है। दूसरी बात, जो 50% जो महिलाओं की भागीदारी हुई है उसमें पति सरपंच की जो भूमिका है वो एक संदेहास्पद है। दूसरी बात, वित्त का जो संरक्षण है, जो वित्तीय ऑडिट है, वो भी कई पंचायतों में, लगभग 23,000 पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में, और इन पंचायतों के रूप में आप देखिए कि वित्तीय अनियमितताओं की घोर अनियमितताएं मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जब हम पारदर्शिता जीवन जिएंगे उसके अनुरूप होगा। उसके तो महत्वपूर्ण भी ये बात है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे आगे की ओर ले जाते हैं उसके साथ, और लगातार अफसरशाही का बहुत ही हस्तक्षेप रहता है। दूसरी बात, हमारा राज्य जो है जनजाति बाहुल है, पेशा कानून का लागू होना जनजाति। अच्छा भूपेंद्र जी, आपने कहा कि अफसरशाही का हस्तक्षेप रहता है, लेकिन मॉनिटरिंग भी तो जरूरी होती है ना? बिल्कुल, लेकिन साथ साथ वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो जिस तरह से अभी जो सरपंच जी बैठी हैं, उनका कहना है कि हम आगे नहीं कर पा रहे, तो वो जो है उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और कई बार सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, दोनों चीजें हैं। लेकिन साथ साथ ये जो है कि आप जिस तरह से हमारा जो जनजाति बाहुल जिले हैं कई, जिनमें पेशा कानून 2006 की लागू होना और वन अधिकार वहां हस्तक्षेप करता है,
तो जो जंगल और जमीन की जो बात की जाती है, तो वो जो वनाधिकार वहां पे अपना अधिकार नहीं देता है। और कानून में स्पष्ट है कि वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जब पेशा कानून बना तो वो ग्राम पंचायत ही निर्धारण करेगा, वो ग्राम संरक्षण में आएगा। लेकिन वहां पे भी विसंगतियां हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको पूर्व में बताई कि जो महिलाओं का आरक्षण और सहभागिता तो हुई, लेकिन एक पति सरपंच की एक भूमिका एक आई, जो एक महत्वपूर्ण सारी चीजों में एक प्रशिक्षण होना चाहिए। ऑडिट का उनको लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन तब भी वहाँ की जो बॉडी होती है, जो सरपंच और जो सचिव होता है, वो उन चीजों को कई पंचायतों को मैंने बारीक से देखा है। उन पंचायतों में करप्शन के, जैसे रोड बनाने का, पानी की व्यवस्था, ये उन्होंने कुछ नहीं किया और वो कर देते हैं अनियमितताएं, फिर वो फंस जाते हैं, फिर वो ट्रायल में चले जाते हैं। कई जगह, अधिकांश जगह पति देव ही उसका काम करते हैं। तो जो अधिकार है, मूल रूप से ये हमको सुदृढ़ पंचायतों के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की आत्मा है और विकेंद्रीकरण की महत्वपूर्ण इकाई है। अगर देश को मजबूत करना है तो हमारी ग्राम पंचायतें मजबूत नहीं होगी और उनको आधुनिक भी करना है। ठीक है। तो डिजिटाइजेशन के लिए बहुत सा पैसा दिया है सरकार ने, लेकिन वो पैसा लग नहीं पाता। जिस तरह से हम शहरों में विकास कर सरकार का कोटेशन देखते हैं, उसी तरह से गाँव में देखते हैं। तो चाहे सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियां हो, चाहे राज्य सरकार की नीतियां हो, उनको आमली जामना पहनना ग्राम पंचायत का दायित्व होता है। चाहे आप नल जल योजना देख लें, स्वच्छता मिशन देख लें, ये सारी योजनाएं जो हैं वो ग्राम पंचायत पे ही लागू होती हैं। तो आज दिवस है, लेकिन हम नकारात्मक बात के साथ साथ सुधारात्मक बात करेंगे। अधिकार का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और निश्चित रूप से लोगों में सजगता आई है, लोगों में अपना कन्फ्यूजन आया है, बहुत सी चीजें आई हैं, लेकिन साथ साथ हमको टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना पड़ेगा। दूसरा, आरक्षण तो बिल्कुल, इन तमाम बातों का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है विजय नंदन जी, देखिए आज पंचायत स्तर पर ही आवास बनाए जा रहे हैं, शौचालय बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, तो एक जो विकास का जो ढांचा है वो तो एक तैयार हो ही गया ना फिर। बिल्कुल, सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से ही पहुंच रही हैं। और सत्ता का जो विकेंद्रीकरण की जो बात कही गई है, वो मूल उद्देश्य इसका यही है कि जो विकास की योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय की बात हो, आर्थिक सामाजिक विकास की बात हो, वो पंचायतों से शुरू हो और निचले स्तर से लेकर ऊपर तक जाए। वो ही हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माया विश्वकर्मा जी सरपंच हैं और वो इस व्यवस्था की विसंगतियों से जूझ रही हैं, चुनौतियों से जूझ रही हैं, पर आज के दौर में वो कहती हैं कि मैं स्कूल नहीं बनवा पा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा वैसा लगता है, मैं उन पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो व्यवस्था की खामियों के उसमें मुझे लगता है उलझी हुई है। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि सरपंच को 25 लाख रुपए अपने फंड का अधिकार है, वो यूज कर सकता है। तो क्या वो वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं माया विश्वकर्मा जी? माया जी, देखिए बात 25 लाख की नहीं है, बात ये है 25 लाख बहुत पहले से आ रहा था पंचायतों में, जो हमको अधिकार है करने का। यदि आपको 5वें और 15वें वित्त को देखें, जैसे मेरे ग्राम की जो टोटल जनसंख्या है उसके आधार पे 2600 जो लोग हैं उनके आधार पे हमको 15 से 20 लाख रुपए मिलता है। मतलब जो हम मोटा मोटा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करें, तो जब हमको फंड ही 25 लाख पूरा नहीं मिल रहा है तो हम 25 लाख स्कूल कैसे बनाएं? या तो हमें किसी अतिरिक्त राशि, जो कहते हैं जनप्रतिनिधियों की राशि मिले या शिक्षा विभाग की राशि मिले, तब जाके हम करते। जब हम 50 बार हमारे स्कूल को कंडेम घोषित कर चुके हैं, ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर चुके हैं। अच्छा माया जी, देखिए जो ग्राम पंचायतें होती है, सरपंच और सचिव मिलकर के चलाते हैं। सरपंच साहब, आप सरपंच और सचिव साहब भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप पंचायत एक्ट के अनुसार काम करेंगे तो ऐसा कोई काम ही नहीं जो आप ना करा पाए पंचायत स्तर पर। देखिए पंचायत का काम है कि ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके और जो समस्याएं हैं वो हम ऊपर पहुंचाएं और उसकी हम मांग करें। जब हम मांग करते हैं, यदि वो मांग हमारी नहीं आती है तो ये विसंगति हमारे साथ है कि हम उसका निर्माण नहीं कर सकते। हम पंचायत जो है निर्माण एजेंसी स्कूल की नहीं है, वो स्कूल विभाग ही, शिक्षा विभाग ही पूर्ण तरह इसको देखता है। वो डिपार्टमेंट उसको तोड़ने का, यदि कोई जर्जर बिल्डिंग है उसको तोड़ने का अधिकार भी
पीडब्ल्यूडी विभाग जो होता है उसके बाद फिर शिक्षा विभाग करता है। पंचायत सिर्फ मॉनिटरिंग उसमें कर सकती है। अच्छा माया जी, हम ये कई सारी जो- ऐसी तस्वीरें देखते हैं जिसमें बेहतरीन और सुंदर पंचायत भवन नजर आते हैं, स्कूल नजर आते हैं, वहां पे छोटे से अस्पताल भी खोले हुए नजर आते हैं, तो वे भी तो पंचायत है, वे भी काम कर रही हैं, वहां परेशानी क्यों नहीं आती है? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा अभी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो जैसे माया जी ने कहा कि स्कूल बिल्डिंग नहीं बनवा पा रहे हैं, तो निश्चित ही उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि जो उन्होंने संख्या के हिसाब से राशि का बताया, टाइड और अनटाइड 2 प्रकार की राशि आती है 15वां वित्त। तो शासन ने उस पर लगाम लगा रखी है कि 15वां वित्त की जो टाइड है उसका उपयोग इस मद में हो, इस कार्य में होगा, अनटाइड है उसका पेयजल में होगा। तो स्वाभाविक बात है, यदि स्कूल बिल्डिंग बनाना है तो एक साथ राशि की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके लिए उन्होंने जैसे कहा कि जनप्रतिनिधि से ही वो काम हो सकता है, अलग से किसी मद से विधायक निधि या सांसद निधि से यदि स्वीकृत कराते हैं स्कूल शिक्षा विभाग उसको बनाएगा, ये भी तय है। मैं दूसरा आपको बताना चाहूंगा, आदरणीय भाई साहब ने भी कहा था, भूपेंद्र जी ने, मैं बड़े सम्मान के साथ बताना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि पंचायतों में विकास कार्यों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आ जाता है, तो भाई साहब मैं बताना चाहूंगा आपको, आपकी जानकारी के लिए, पंचायतों में 3-3 ऑडिट किए जाते हैं। मेरे हिसाब से नगर पालिकाओं में 3 ऑडिट नहीं होते होंगे, पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। मैडम माया विश्वकर्मा जानती हैं बड़े अच्छे से, मनरेगा में जो काम किए जाते हैं उनका सामाजिक अंकेक्षण होता है, जिसमें सरकारी नहीं प्राइवेट जो एनजीओ है वो करते हैं। दूसरा ऑडिट हमारा होता है सीए का। तीसरा ऑडिट हमारा लोकल फंड करता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, निश्चित ही, ऐसा नहीं कि सभी दूध के धुले हों, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि 90 के दशक की पंचायतों में और आज की पंचायतों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है भाई। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी, एक अंतिम और छोटी टिप्पणी, एक छोटी सी टिप्पणी भूपेंद्र जी। देखिए, भारत के लोकतंत्र को दिल्ली और भोपाल से नहीं चलाया जाता, तो वो ग्राम सभा से ही चलेगा। ग्राम सभा मजबूत होगी तो भारत का लोकतंत्र उतना ही पारदर्शी होगा, उतना ही मजबूत होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि डिजिटाइजेशन हो, पारदर्शिता आएगी, डिजिटाइजेशन से आई है और काफी पारदर्शिता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो नेता लोग ऊपर से घोषणा कर देते हैं कि इतना पैसा दे रहे हैं, वो धरातल पे उतना पैसा नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो घोषणाएं की जाती है उनको धरातल पर भी उतारा जाए। ठीक है, समय हो गया और समय मुझे इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है। आप सभी का अभिजीत, मैं एक मिनट रुकना चाहूंगा जी। माया जी, हम आपको एक आश्वासन देते हैं कि आपकी जो बात है वो संबंधित विभागों तक जरूर पहुंचाई जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी पंचायत में स्कूल जरूर बने, ये हम कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, समय हो गया। मेरा सेकंड का समय दीजिए। मैंने ये अभी ये किया है, मैं पीपीपी मॉडल पे बनाना चाहती हूँ। मैं खुद अमेरिका में रही हूँ, मैं अमेरिका से वापस आके अपने गांव में एक मध्य प्रदेश का मॉडल स्कूल सरकारी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं सरपंच बनी हूँ, नहीं तो अमेरिका से आके मैं क्यों सरपंच बनूंगी। लेकिन मेरे उसके लिए मैंने 2 अक्टूबर को गांधी जी के दिन एक दिन का उपवास रख के अपना जिला कलेक्ट्रेट में मैंने एक दिन का आंदोलन भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था कि मेरे गाँव में को जरूरत है। ठीक है, आपकी आवाज भी वहां तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज बिल्कुल वहां तक पहुंचाई जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आज पंचायती राज दिवस है और मध्य प्रदेश में भी पंचायतें सशक्त रूप से काम कर रही हैं, देश में भी पंचायतें काम कर रही हैं, और देश के विकास की जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो गांवों से होते हुए निकलकर आती है, और गांव जब सशक्त होते हैं तभी शहरों का शहरीकरण हमें व्यवस्थित नजर आता है। फिलहाल चर्चा में जुड़ने के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।